गिरिग्राम तकनीकी पार्क किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक सराहनीय कदम। कृषि क्षेत्र में कुक्कुट पालन एक तेजी से बढ़ते हुए व्यवसाय के रूप में उभरा है। भारतीय कुक्कुट व्यवसाय के क्षेत्र में अनुमानतः अंडे में 8.5% तथा कुक्कुट मांस में 7 से 8% तक प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही साथ कुक्कुट जनसंख्या में भी 16.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 103.32 बिलियन अंडा उत्पादन के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक तथा 4.06 मीट्रिक मिलियन टन कुक्कुट मांस उत्पादन के साथ पांचवां सबसे बड़ा कुक्कुट मांस उत्पादक देश बन गया है। परंतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के लिए संतुष्ट 180 अंडे तथा 11 किलोग्राम कुक्कुट मांस की उपलब्धता से हम अभी बहुत पीछे हैं। कुक्कुट मांस की उपलब्धता को केवल विदेशी प्रजातियों की मुर्गियों पर आधारित व्यावसायिक कुक्कुट उद्योग से प्राप्त करना संभव नहीं है। समय की मांग के अनुसार मांस एवं अंडे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए देशी मुर्गियों पर आधारित बैकयार्ड कुक्कुट पालन की तकनीक अपनाई जाए। इसके साथ ही अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे सहजन, केचुआ उत्पादन, भुनगा उत्पादन, औषधीय एवं एरोमेटिक पौधे, सब्जी, पुष्प उत्पादन आदि को जोड़कर आय अर्जन के साथ साथ शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की परियोजनाएं किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये एक और कदम हो सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मॉडल में मुक्तांकन पद्धति से कुक्कुट उत्पादन के लिए 1 एकड़ भूमि में गिरिग्राम तकनीकी पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें सहजन के पौधों को रोपित करके अन्य पदार्थों जैसे मौसमी चारा, केचुआ उत्पादन, भुनगा उत्पादन, सब्जी, पुष्प उत्पादन आदि का प्रयोग करते हुए इस इकाई के माध्यम से और अधिक आय अर्जन करने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट पालन किया जा रहा है। इस मॉडल को विकसित करने के लिए संस्थान परिसर में 1 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। मूल्यांकन पद्धति से पाले जाने वाले पक्षियों को परभक्षियों से बचाने के लिए प्रस्तावित स्थल के चारों ओर तार की जाली 64 मीटर ऊंची, 64 मीटर चौड़ी तथा 3.1 मीटर ऊंची के आयत में 4 दीवारी का निर्माण किया गया। प्रवेश द्वार पर लोहे की एक एंगल एवं लोहे की चादर से बनी 3.6 मीटर तथा 3.1 मीटर चौड़ा गेट लगाया गया। प्रस्तावित भूमि को विभिन्न प्रयोगों जैसे बैकयार्ड कुक्कुटों एवं भूमि का लेआउट तैयार किया गया। भूमि को लेजर लेवलर द्वारा समतल किया गया। कुक्कुट आवास के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थान को बाकी हिस्सों से लगभग 6 से 8 इंच ऊपर उठाया गया ताकि बरसात के मौसम में पानी झोपड़ियों में प्रवेश न कर सके। पानी का नाला, केचुआ उत्पादन की खाई इत्यादि को ट्रैक्टर में लगे डिस्क हल का प्रयोग करके चिन्हित किया गया एवं बनाया गया। बुआई क्षेत्र के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी कच्ची सड़क बनाई गई। पौधों की सिंचाई की सुविधा के लिए एक छोटी पानी की टंकी का निर्माण किया गया। स्थानीय उपलब्ध अलग अलग सामग्रियों से 250 से 300 पक्षियों वाली 3 प्रकार की कुल 6 कुक्कुट झोपड़ियों का निर्माण किया गया। बांस के फ्रेम और छप्पर की छत में शेड के चारों ओर बांस के फ्रेम की जाली लगाई गई। छत को पुआल से बनाया गया। झोपड़ी के धरातल पर लगभग 1.5 मिलीमीटर मोटी फाइबर की शीट को 0.6 मीटर की ऊंचाई तक लगाया गया ताकि रेंगने वाले जंतुओं और परभक्षियों को झोपड़ी में प्रवेश करने से रोका जा सके। प्रवेश गेट को छोड़कर चारों ओर बचे हुए किनारों पर फाइबर शीट के ऊपर उपयुक्त आकार की बांस की जाली लगाई गई। झोपड़ी के अंदर दोनों किनारों की लंबाई के अनुसार उपयुक्त ऊंचाई पर 2-4 डंडे लटकाए गए ताकि पक्षी अपने स्वभाव के अनुसार उसके ऊपर बैठ व झूल सकें तथा उनकी खुशहाली की ज़रूरतें पूरी हो सकें। झोपड़ियों के बीच खुला स्थान उचित वायु संचार के लिए प्रदान किया गया है।
इन्हीं खुले स्थानों के बीच में झोपड़ी के सामने तथा बगल में ईंटों का खड़ंजा बिछाकर आने जाने का मार्ग प्रदान किया गया है। बांस के फ्रेम के साथ बोरी तथा तिरपाल से बनी छत के ऊपरी भाग को बांस के फ्रेम से बनाया गया है, जिसे बोरी और तिरपाल से ढक दिया गया है। बाकी संरचनाएं पहले दिखाई गई झोपड़ी के समान हैं। फाइबर शीट के साथ लोहे की वर्गाकार पाइप का फ्रेम वाली झोपड़ी में फाइबर शीट और तार की जाली लगाई गई है। बाकी संरचनाएं पहले दिखाई गई झोपड़ी के समान हैं। फार्म के प्रवेश द्वार पर 3.35 मीटर लंबा, 1.8 मीटर चौड़ा तथा 0.10 मीटर गहरे आकार का फुटपाथ का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग रोगाणुनाशक घोल का इस्तेमाल कर वाहनों, मानव पैरों एवं अन्य माध्यमों से प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। एक गोलाकार झोपड़ी मजदूरों के आराम के लिए बनाई गई। ईंट से बने 6.7 मीटर तथा 0.9 मीटर व 0.3 मीटर आकार के 5 गड्ढे तैयार कर केचुआ उत्पादन के लिए उन गड्ढों को सीमेंट रेता से चिनाई कराई गई। केचुओं को बढ़ने के लिए उन गड्ढों में गाय के गोबर तथा फार्म अवशिष्टों का प्रयोग किया गया। वर्मी कल्चर के लिए भारतीय केचुआ प्रजाति जय गोपाल पेरियोनिक्स साइलेंसिस का प्रयोग किया गया। वर्मी गड्ढों में अपशिष्ट डालने से पहले गाय के गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियों तथा घास को 2 फुट की ऊंचाई तक भरकर इसे गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिन तथा सर्दी के मौसम में 10 से 15 दिन तक सड़ने दिया गया। इसको वर्मी गड्ढों में केचुआ के खाने के आहार के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया। अनुमानित विश्लेषण से पता चलता है कि सोयाबीन मील के स्थान पर केचुआ मुर्गियों के लिए एक अच्छे वैकल्पिक प्रोटीन का स्रोत है। भुनगा उत्पादन। पानी के पुराने टैंक 250 लीटर क्षमता वाले तथा 2 पीवीसी पाइप का प्रयोग करके भुनगा उत्पादन के लिए इंक्यूबेटर तैयार किए गए। इंक्यूबेटरों को अवशिष्टों से सप्ताह के अंतराल पर 3/4 भाग तक भरा गया। मक्खियों को अंडा देने के लिए प्रयोग की गई प्लास्टिक की एग ट्रे को भरे गए अवशिष्टों के धरातल पर रखा गया। प्रत्येक इंक्यूबेटर में नमी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए 1 से 2 लीटर पानी का छिड़काव किया गया। लगभग 1 सप्ताह बाद ट्रे में लार्वा का एकत्र होना प्रारंभ हो गया, जिसका उपयोग वैकल्पिक प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया गया। पौध तैयार करने के लिए नर्सरी में सहजन के बीजों को उगाया गया। 306 पौधों को 2-2 मीटर की पंक्ति से पंक्ति तथा पौध से पौध की दूरी पर लगाया गया। नियमानुसार खाद पानी दिया गया तथा खरपतवार की भी निकासी की। सहजन पौष्टिक गुणों से संपन्न होने के नाते कुक्कुट पक्षियों को पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ हरे चारे के अच्छे स्रोत के रूप में काम किया। मौसमी चारा की फसलों जैसे गर्मी के मौसम में लोबिया तथा सर्दी में बरसीम को उगाने के लिए अलग से चारा उत्पादन क्षेत्र को चिन्हित किया गया। पालक और मेथी के बीज भी खरीदे गए। पक्षी लोबिया की उच्च गुणवत्ता तथा प्रोटीन युक्त पत्तियों, हरी फलियों, कच्चे बीजों तथा फूलों को आसानी से खा सकते हैं। बरसीम के बीजों को बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर के साथ मिलाया गया। बरसीम भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला रसदार, स्वादिष्ट, उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन चारा है, जिसकी प्रत्येक मौसम में 3 से 4 बार कटाई की जाती है। हरी बरसीम चारे को काटकर पक्षियों को पूरक पोषण के रूप में खिलाया गया अथवा बरसीम के खेतों में उन्हें सीधे चरने के लिए छोड़ दिया गया। सहजन सहित जब हरे चारे को पूरक के रूप में दिया जाता है अथवा झोपड़ी के परिसर में दिया जाता है तो इसे काट कर दिया जाता है। हरे चारे को हस्तचलित यंत्र द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इस परियोजना में विभिन्न जनन द्रव्यों का अंडा एवं मांस उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया, जिसमें कैरी सलोनी, कैरी श्यामा, कड़कनाथ, कैरी निर्भीक एवं असील पीला प्रमुख थे। कैरी सलोनी यह भारतीय देसी नस्ल की मुर्गी कड़कनाथ की संकर प्रजाति है, जो देखने में बिल्कुल कड़कनाथ जैसी दिखाई देती है। पक्षी के अधिकांश आंतरिक अंग कड़कनाथ की तरह काले रंग के दिखाई देते हैं। मेलानिन पिगमेंट जमा होने के कारण मांसपेशियां और
ऊतकों का रंग काला होता है, जिससे वसा और मांस फाइबर की लंबाई में कमी तथा प्रोटीन में वृद्धि होती है। मिश्रित दाने के स्रोतों और कैरी सलोनी प्रतिवर्ष लगभग 170 से 190 अंडे देने की क्षमता रखती है। कैरी श्यामा, यह भारतीय देसी नस्ल की मुर्गी कड़कनाथ की संकर नस्ल है, जिसमें काले रंग की अधिकता होती है। इसके भी आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। मेलानिन पिगमेंट जमा होने के कारण मांसपेशियों और ऊतकों का रंग काला होता है, जिससे वसा और मांसल फाइबर की लंबाई में कमी तथा प्रोटीन में वृद्धि होती है। सघन पद्धति के तहत कैरी श्यामा मुर्गी प्रतिवर्ष 180 से 200 अंडे देने की क्षमता रखती है। कड़कनाथ, भारत में कड़कनाथ ही केवल काले मांस वाली मुर्गी की नस्ल है, जिससे इसका मूल नाम काला मासी है। कड़कनाथ की लोकप्रियता मुख्य रूप से इसकी अनुकूलता तथा काले मांस की स्वादिष्टता के कारण है। ऐसा विश्वास है कि इसके सेवन से बल में वृद्धि होती है। इसका काला रंग मेलानिन पिगमेंट के जमाव से उभरता है। कड़कनाथ की सामान्यतः उपलब्ध प्रजातियों में जेट ब्लैक, पैंसिल्ड तथा गोल्डन प्रमुख है। इनके अंडे हल्के भूरे रंग के होते हैं। अधिकांश आंतरिक रंग और मांस गहरे काले रंग के होते हैं। यद्यपि मांस देखने में अच्छा नहीं होता है, परंतु खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इनके मांस में प्रोटीन 24.4% की उच्च मात्रा, वसा और रेशे में कम मात्रा के साथ साथ कामोत्तेजक गुण होते हैं। मुर्गे का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम तथा मुर्गी का 1 किलोग्राम होता है। एक मध्यम आकार की लेयर प्रतिवर्ष 48 ग्राम के लगभग 80 से 110 अंडे देती है। कैरी निर्भीक, यह पक्षी भारतीय देसी प्रजाति असील का संकर नस्ल है, जो कि बड़े आकार के साथ साथ लड़ाकू स्वभाव तथा राजसी चाल वाले होते हैं। यह अपने लड़ाकू प्रवृत्ति तथा सक्रियता के कारण अपने परभक्षियों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। यह देश की सभी जलवायु के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। इनकी अंडा देने की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 180 से 200 अंडे है। अपने लड़ाकूपन, अत्यधिक बल, राजसी ठाट तथा जिद्दी गुणों के कारण असील पक्षी प्रायः भारतीय खिलाड़ी पक्षी के रूप में जाना जाता है। कम उत्पादकता के बावजूद भी इस नस्ल के पक्षियों का मांस अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कलगी पी की तरह होती है, जो आकार में छोटी होती है, परंतु सिर पर अच्छे प्रकार से लगी होती है। इनका शरीर गोल तथा मजबूत व सीना चौड़ा होता है। मुर्गे मुर्गियों, पट्ठों तथा पठोरों का सामान्यतः मानक शरीर भार क्रमशः 4 से 5, 3 से 4, 3.5 से 4.5, 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। लगभग 6 माह की आयु के पश्चात प्रतिवर्ष लगभग 60 से 90 अंडे देती है। संकर नस्लों जैसे कैरी निर्भीक, कैरी श्यामा तथा कैरी सलोनी के लक्षण अपनी मूल देसी नस्ल की मुर्गियों के समान होते हैं, परंतु इन नस्लों का अंडा उत्पादन मूल नस्लों से 2 से 3 गुना अधिक है तथा अंडे का आकार और भार भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इन संकर नस्लों में बेहतर उष्णकटिबंधीय वातावरण सहन करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधकता के साथ साथ साधारण आहार देने तथा प्रबंधन के तनाव को सहन करने की क्षमता होती है। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि संस्थान के फार्म की पक्के घरों में चूजों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए पंखों एवं हीटर का प्रबंध किया गया, परंतु गिरिग्राम तकनीकी पार्क में अत्यधिक सर्दी में भी पक्षियों को कम लागत की निर्मित नई झोपड़ियों में पूरक आहार लगभग 45% देकर भी सफलतापूर्वक रखा गया। दोनों पद्धतियों से पाले गए पक्षियों की विभिन्न आयु पर शरीर भार की तुलना की गई। गिरिग्राम तकनीकी पार्क में विभिन्न संकर नस्लों में अंडा उत्पादन थोड़ा कम था, परंतु जहां सघन पद्धति में पक्षियों को 100% मिश्रित आहार दिया जाता है, वहीं मुक्तांकन पद्धति में आहार में निवेश कम था। संभावना है कि पूरक आहार में 50 से 55% तक की वृद्धि करने पर गिरिग्राम तकनीकी पार्क में अंडा उत्पादन सुधार हो सकता है और इसकी तुलना
सघन प्रणाली के स्तर तक की जा सकती है। इस दिशा में और अधिक परीक्षण जारी हैं। उपरोक्त मुर्गियों को रात में सघन बिछावन पद्धति में समूहों में झोपड़ी में रखा जाता है। इन पक्षियों को आच्छादित क्षेत्र में 1 से 2 वर्ग फुट तक तथा मुख्य क्षेत्र में 3 से 5 वर्ग फुट तक की जगह प्रदान की जाती है। खुले में पक्षी बालू रेता में स्नान करते हैं, जो कुक्कुटों के अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक है। पक्षियों को खुले में 6 से 8 घंटे तक चरने के साथ साथ दिन में 2 बार आहार दिया जाता है। उपलब्धता के आधार पर उनको कटे हुए सहजन की पत्तियों तथा बरसीम अथवा लोबिया का हरा चारा 50 से 60 ग्राम, केचुआ 5 से 10 ग्राम, भुनगा 5 से 10 ग्राम आदि को पूरक दाने के रूप में सुबह के समय दिया जाता है। शाम के समय उनको मिश्रित आहार 40 से 50 ग्राम प्रति पक्षी पूरक के रूप में दिया जाता है। पक्षियों को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे तक घूमने तथा चरने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय कार्यों जैसे टीकाकरण, अंडा एकत्रण और उनका निपटान, पक्षियों की रोजाना देखभाल करना आदि मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। 1 एकड़ भूमि पर सहजन, मौसमी चारा, केचुआ उत्पादन, भुनगा उत्पादन, बागवानी तथा पुष्प उत्पादन आदि के साथ बैकयार्ड एकीकृत कुक्कुट पालन के मौरंग एवं विपणन की रणनीति विकसित कर तथा भूमि की इकाई क्षेत्र पर लागत के विश्लेषण, अनुमान एवं उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए उपरोक्त परियोजना पर काम किया गया। गिरिग्राम तकनीकी पार्क में 3500 से 4000 पक्षियों को रखने की क्षमता है तथा इसमें लगभग रुपये 12,60,000 का निवेश किया गया है। कुल 6 झोपड़ी बनाई गई हैं, जिसमें शुद्ध एवं देसी नस्लों की 2148 पक्षियों को पाला गया है, जिसमें 1437 पठोर तथा 711 वयस्क हैं। इसके साथ ही साथ पक्षियों को खिलाने के लिए सहजन के पौधों, लोबिया तथा बरसीम को उगाया गया। प्रोटीन को पूरक रूप में देने के लिए उत्पादन लागत और कम करने के लिए केचुआ तथा भुनगा का उत्पादन किया गया तथा किसी भी अवयव की कमी होने पर पक्षियों के मिश्रित आहार को 60 से 70 ग्राम तक बढ़ा दिया गया। प्रारंभ में पक्षी सर्दी के मौसम को सहन करने के दबाव में थे, जिससे मृत्यु दर लगभग 3.9% यानी 61 पक्षी थी। यद्यपि इस स्थिति से उबरने के बाद सभी पक्षियों में वृद्धि और उत्पादन आशाजनक पाया गया तथा मृत्यु दर लगभग 1.5% पाई गई। पठोरों की कमज़ोर तथा धीमी वृद्धि आदि के कारण उनकी छटाई कर उत्पादन लाभ को बनाए रखने के लिए शुरुआत में ही उनको बेच दिया गया। शुद्ध देसी मुर्गी के कुछ जनन श्रम अंडों को हैचिंग के लिए उपयोग किया गया। इस मॉडल से उत्पादित उत्पाद ऑर्गेनिक उत्पादों के समकक्ष थे, इसलिए विपणन रणनीति के तहत इन्हें ग्रीन अंडे व मांस के रूप में विपणन कर और अधिक आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस परियोजना के अंतर्गत पुष्प उत्पादन, बागवानी, वर्मी कंपोस्ट आदि के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन कर और अधिक आमदनी बढ़ाई जा सकती है। एक विशेष प्रकार के डिज़ाइन के तैयार किए गए डिब्बों में तथा उस पर ICAR और CARI का प्रतीक चिन्ह लगाकर अंडों को बिक्री करके आर्थिक लाभ को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अनेक रिपोर्टों में ये देखा गया है कि कई एजेंसियां इसी पद्धति से उत्पादित उत्पादों को 2 से 5 गुना अधिक कीमत पर बेचती हैं। आर्थिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूरी क्षमता में पक्षियों को रखने के साथ कुशल विपणन सहित सभी प्रकार की भावी तकनीकों, सह रणनीतियों को अपनाने तथा अमल में लाते हुए समग्र उपाय से 1 एकड़ भूमि पर ठीक तरह से निश्चित मॉडल से प्रतिवर्ष 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक शुद्ध आय प्राप्त की जा सकती है।